तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज का जो क्लास है वो लाइव होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया था। लगभग 10-15 मिनट लेट हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। जय हिंद आप सभी को। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है पृथ्वी की यहाँ पर हो जाएगा भू प्रपट्टी। पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहु बहुत यातायात बहुत बहुतायात बहुतायात मात्रा में मिलती है। यानी कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पर्याप्त है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु धातु सर्वाधिक मात्रा में पर्याप्त है, तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा आयरन, हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का मनुष्य मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? यानी कि एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस जिसे एल्वेस्टर भी कहते हैं, एल्वेस्टर भी कहते हैं, उसका मनुष्य के शरीर पर किस भाग पर, मनुष्य के शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो यह मनुष्य के शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़े पर। फेफड़े पर। फेफड़े पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को, कार्बन मोनोऑक्साइड को सीओ से डिनोट करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? आंसर देखेंगे यहाँ। रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य, रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। यानी कि रुधिर जो होता है, रुधिर आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का जो वाहन है, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है उसका जो सामर्थ्य होता है, ऑक्सीजन वाहन करने का जो सामर्थ्य होता है आरबीसी का, उसे कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के प्रवाह को कम कर देता है, कम कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कैसा ऊर्जा होता है? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कैसा होता है? पूरा कैसा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि मानव जो शरीर द्वारा कोई कार्य करता है तो कैसा ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा आंसर? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक सरल लोलक धीमा होता है, एक सरल लोलक जो होता है धीमा होता है, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। लोलक जो होता है, सरल लोलक जो होता है धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। स्थितिज ऊर्जा सही है। अंत में क्या होता है? रुक जाता है। तो इसका जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा कहाँ चली जाती है? यानी कि जो सरल लोलक होता है वो धीमा होता जाता है और अंत में क्या होता है? रुक जाता है। तो इसका ऊर्जा कहाँ जाता है? ऊर्जा कहाँ जाता है? इसका ऊर्जा कहाँ चला जाता है? तो क्या होता है इसका ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। सरल लोलक का सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसका ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है।
इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी बड़ी हड्डी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। राजनंदी जी, सही आंसर आपका। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्या है सबसे बड़ी हड्डी? सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर है। आप लोग सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कमेंट करके बताइएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या है? आप लोग बताइएगा। और मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है टोटल? टोटल 206। टोटल वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206। और शिशु जो होता है, नवजात शिशु जो होता है, नवजात नवजात शिशु जो होता है उसमें कितना होता है? 300। 300 हड्डी। नवजात शिशु में कितना होता है? 300 हड्डी। और वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 206। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? छोटी। सबसे छोटी कौन हो जाएगा? स्टेपिस। स्टे स्टेपिस। स्टेपिस। स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो भरा रहता है गुब्बारा में भरा रहता है, ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? क्योंकि वायु दाब जो होता है, वायु दाब जो होता है ऊपर जाने पर क्या होता है? घटता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है ऊपर जाने पर घटता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो भरा रहता है गुब्बारे में, वह फूट जाता है वायु दाब घट जाने के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनते हैं, वह किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं? पानी में ध्वनि का सुनना किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं? आप लोगों को याद होगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो उपकरण बताए थे, किस उपकरण का क्या प्रयोग है बताए थे, उसमें उसमें इस ध्वनि के बारे में बताए थे कि पानी के अंदर जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं वह किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं और क्या कहलाता है? स्टेपिस। कुमारी माया जी, स्टेपिस सही है आपका। सबसे छोटी हड्डी जो कान की हड्डी है। अगला आंसर दीजिएगा अगला प्रश्न का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। क्या होगा आंसर? हाइड्रोफोन। वायु दाब ऊपर घटता है, सही है। हाइड्रोफोन हो जाएगा, हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? यानी कि नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का क्या कार्य है? ट्रिगर ट्रिगर का क्या कार्य है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है, ट्रिगर। ट्रिगर के रूप में कौन कार्य करता है? ट्रिगर के रूप में। तो आंसर हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स जेम्स चैडविक। चैडविक। ट्रिगर ट्रिगर का कार्य कौन करता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन क्या होता है? यह आवेशहीन होता है, आवेशहीन। आवेशहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है? यानी कि जीव का नाम बताना है जो मिट्टी की उर्वरकता उर्वरकता को बनाए रखता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? आंसर देखिएगा। आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ। केचुआ जो है वह मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने वाली जीव है। राजनंदिनी जी, न्यूट्रॉन। सही आंसर आपका। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ। और केचुआ को क्या कहा जाता है? केचुआ को किसान का क्या कहा जाता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। केचुआ को किसान का क्या कहा जाता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है?
कैंसर जो है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर भी कहते हैं। एके भी लॉग। बिट्टू सर का क्लास खत्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है? कैंसर। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा भाग? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी बहुत सारी बीमारी है। बहुत सारी बीमारी जैसे हो गया एड्स हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, चेचक चेचक चेचक, एड्स, पोलियो, ये सब क्या है? विषाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? यानी कि हमारे पेट में यानी कि अमाशय में जो उपस्थिति होती है वो किस अम्ल की उपस्थिति होती है? हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? ताजिया तन्नुम तबन्नुम जी, हेलो सर। हेलो। चलिए देखिएगा। देखिएगा प्रश्न अगला क्या है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? परिशोधक का प्रयोग। परिशोधक परिशोधक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? परिशोधक परिशोधक का प्रयोग गैस में परिवर्तन के लिए करते हैं। परिशोधक को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर। रेक्टी रेक्टिफायर भी कहते हैं। परिशोधक को रेक्टिफायर भी कहते हैं। परिशोधक को रेक्टिफायर भी कहते हैं। रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर से क्या किया जाता है? तो एसी को एसी करंट को डीसी में बदला जाता है। एसी को डीसी में बदलते हैं। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं। एसी को डीसी में बदलते हैं। और क्या है? परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए करते हैं। तो उष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए करते हैं। और ये क्या है? परिशोधक। तो इसे रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर क्या करता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है यानी कि ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है? दीपू कुमारी जी। देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है क्या है? तो बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। बिजली से चलने वाला साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। यानी कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वो पुनः संग्रह होता है कहाँ पर? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पुनः संग्रह होता है। किस रूप में? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पुनः संग्रह होता है यानी पुनः संग्रह किया जाता है उसे
किस रूप में? तो ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप 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 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष शून्य ताप पर, निरपेक्ष निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर, यानी कि परम शून्य ताप जो होता है, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर किसी भी पदार्थ का आणविक गति जो है वो रुक जाता है, आणविक गति रुक जाता है। किसी भी पदार्थ के अणुओं का जो गति होता है, अणुओं का गति जो होता है वो क्या होता है? रुक जाता है, रुक जाता है। निरपेक्ष शून्य शून्य ताप पर आणविक गति यानी कि अणुओं की जो गति होता है वह रुक जाता है। अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल, एक फोटो विद्युत सेल, फोटो विद्युत सेल गैस परिवर्तित करता है, यानी कि फोटो विद्युत सेल जो होता है वह किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? फोटो विद्युत सेल, फोटो विद्युत सेल कौन से ऊर्जा को परिवर्तित करता है? फोटो विद्युत सेल गैस परिवर्तित करता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है वो कितने प्रकार के किरणों को छोड़ती है? कितने प्रकार के किरणों को छोड़ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के किरण। रेडियोधर्मी जो तत्व होता है, रेडियोधर्मी तत्व किसे कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसे कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो, वैसा तत्व जो 82 से ऊपर जो होता है तत्व, परमाणु संख्या 82 परमाणु संख्या वाले तत्व से ऊपर जो होता है, जैसे जैसे हो गया यूरेनियम, 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 यूरेनियम हो गया, पोलिनियम हो गया, पोलिनियम, पोलिनियम, पोलिनियम हो गया। ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। और यह कौन सा किरण छोड़ता है? तो इससे क्या कौन सा किरण निकलता है? तो अल्फा, 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 बीटा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा 3 किरण निकलता है रेडियो एक्टिव तत्व से। रेडियो धर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व से कितने प्रकार की किरण निकलती है? तो 3। और कौन कौन सा? तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल, साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? एके भी लोग और दीपू कुमारी जी, आप लोग क्या ये सब कमेंट कर रहे हैं? आंसर कमेंट कीजिएगा तो याद होगा प्रश्न, और कमेंट करके ऐसे लड़िए मत, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कोई प्रश्न अगर याद हो जाएगा कमेंट करने से या 1-2 बार अच्छे से सुनने से तो वो फायदा करेगा, लेकिन ये सब नहीं फायदा करेगा कमेंट करके लड़ने का, झगड़ने का। चलिए आइए प्रश्न पे। क्या है प्रश्न? साबुन या डिटर्जेंट का घोल, साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है, अम्लीय होता है।
अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन, किस यंत्र के द्वारा, यानी कि यंत्र का नाम बताना है जिससे रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? अम्लीय, राजनंदिनी जी, अम्लीय सही आंसर आपका, अम्लीय। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये वाला प्रश्न आप लोग को याद होगा, इसका आंसर भी। सॉरी सर, दीपू कुमारी जी, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर या सुनिएगा तो आपको ही फायदा करेगा एग्जाम में। इसलिए प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये सब तो चलते ही रहेगा। चलिए प्रश्न देखेंगे, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड करके उसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड करके उसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? इसीलिए हम ये सब प्रश्न बताते हैं, ताकि रिवीजन हो जाएगा, रिपीट जितना बार होगा उतना ज्यादा याद हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाला क्लास में जो बिट्टू सर बताए थे, उसमें भी एक प्रश्न ये बनाया था, पेनिसिलिन का खोज, पेनिसिलिन का पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? और यहाँ भी आ गया, रिपीट हो गया, तो आंसर तो पूरा याद हो ही गया होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कुमारी माया जी। ठीक है आंसर आपका। अगले प्रश्न का दीजिएगा जवाब। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता, अबिंदुकता जिसे क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता जो है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंख और दृष्टि, आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। आंख और दृष्टि, आंख और दृष्टि। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर। आंख और दृष्टि सही है, आंख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न प्रश्न है, HIV संबंधित है, HIV, HIV, HIV संबंधित है किससे? कौन से बीमारी से संबंधित है HIV? HIV कौन से बीमारी से संबंधित है? तो एड्स से, एड्स। और एड्स, एड्स कैसा बीमारी है? यह वायरस के द्वारा होता है, विषाणु, विषाणु, विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। और इसके परीक्षण को क्या कहते हैं? तो परीक्षण को करते हैं एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा, एलिसा, एलिसा टेस्ट के परीक्षण में एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है? शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल जो होता है उसमें कार्बन की जो छड़ होता है, कार्बन की छड़ होता है, उसका क्या कार्य होता है? शुष्क सेल में कार्बन की छड़ का क्या कार्य होता है? शुष्क सेल में कार्बन की छड़ का क्या कार्य होता है? तो एनोड, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड पर, एनोड पर कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड पर कार्य करती है, एनोड पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आधारित है, किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी एनोड पर, कुमारी माया जी, एनोड आंसर सही है आपका। अगले प्रश्न को देखिएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? परमाणु संख्या के ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर। और इससे जो पहले आवर्त सारणी दिया गया था वह किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर था आधारित, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर था। इससे पहले वाला द्रव्यमान पर था। आवर्त सारणी द्रव्यमान पर आधारित था और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। यानी कि दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला प्रश्न है एनटीपी। एनटीपी, एनटीपी किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र 22.4 लीटर, सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-1, -2, सॉरी -2 हो जाएगा, -2, CnH2n-2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है? यानी प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये भी प्रश्न कितने बार रिपीट हो चुका है? आंसर दीजिएगा आप लोग। रोशन राय, ए। ए क्या, इसमें तो ऑप्शन है नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। जी जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन शीत रक्त जानवर है? यानी कि किस जानवर का रक्त जो है वो ठंडा होता है, शीत रक्त होता है, शीत रक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली, छिपकली, छिपकली का जो रक्त होता है वो शीत रक्त होता है। और कबूतर का जो रक्त होता है, कबूतर, कबूतर, कबूतर का रक्त जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होता है। अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है क्या है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल का जो निम्नतम, निम्नतम यानी कि जो नीचे वाला जो परत है, वायुमंडल का जो नीचे वाला परत है, नीचे वाला जो परत है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ग्रेनाइट, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है सोडियम को जल में डालने पर, सोडियम, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जब जल में डालते हैं H2O, यानी कि सोडियम जो है, सोडियम, सोडियम Na, सोडियम जब जल से H2O से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। क्षोभ मंडल, सही है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सोडियम, सोडियम को जल में डालने पर जो अभिक्रिया होता है उसे कौन सा गैस निकलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है
परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम, परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो हन। ऑटो हन। कब? 1941। परमाणु बम की खोज ऑटो हन, 1941। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं। 1941, ऑटो हन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण, यानी कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, यानी कि कण जो है इसमें क्या करता है? गति नहीं करता है, कणों में गति नहीं होता है। 1941, ऑटो-हन सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वयं कण, कण जो होता है पदार्थ का, कण जो होता है कण, वह वास्तविक संचलन के बिना, यानी कि संचलन नहीं करता है, और तब जो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है वह किस विधि द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। और संचलन जब होगा, संचलन जब होगा तो कौन सा? संचलन जब होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? संवहन। संवहन, संवहन। संवहन में क्या होता है? संवहन में क्या होता है? कण जो होता है कण, वह संचलन करता है, कण जो होता है संचलन करता है, संचलन करता है। लेकिन चालन में क्या क्या होता है? चालन में संचलन के बिना, संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है, संचलन के बिना, तो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? जूल जो है, जूल, जूल इकाई है किसका? ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। जूल ऊर्जा का। कुमारी माया जी, ऊर्जा सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? टिबिया नामक अस्थि, टिबिया नामक जो हड्डी होता है, टिबिया नामक जो हड्डी होता है वो कहाँ पाया जाता है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? टांग में। टांग में टिबिया नामक जो हड्डी होता है वो टांग में पाया जाता है, टांग में। और टांग में अगर दोनों टांग की बात अगर की जाए तो टोटल हड्डी की संख्या कितनी होती है? दोनों टांग मिला के कितनी हड्डी की संख्या होती है? बताइएगा। दोनों टांग मिला के और हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? दोनों टांग मिला के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है, 60। 60। दोनों में 30-30, दोनों पैर में 30-30। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील, साधारण कार्बन स्टील जो होता है, कार्बन स्टील जो होता है वह मुख्यतः होता है किसका मिश्रण होता है? साधारण जो कार्बन स्टील होता है वह किसका मिश्रण होता है? साधारण कार्बन स्टील जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? तो लोहा तथा क्रोमियम का, लोहा तथा क्रोमियम का, लोहा तथा क्रोमियम का, लोहा तथा क्रोमियम का। रोशन रॉय, टांग में सही आंसर लोहा तथा क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई, ऊंचाई मापने में, एक पिंड की ऊंचाई मापने में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों को उपकरण के बारे में बताए थे, बहुत सारा उपकरण के बारे में बताए थे और उसका टेस्ट भी लिए थे, तो आप लोगों को याद होगा। आंसर कमेंट कीजिएगा कि ऊंचाई मापने के लिए, यानी कि पिंड की जो ऊंचाई मापते हैं वह किस उपकरण के द्वारा मापते हैं?
पिंड की ऊंचाई किस उपकरण द्वारा मापते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के द्वारा पिंड की ऊंचाई मापी जाती है। लोहा और क्रोमियम, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व, यानी भूप्रपट्टी पर जो तत्व होता है वह सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आयरन। आयरन हो जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। अल्टीमीटर। अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाए, लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर उसका रंग कैसा बदल जाता है? तो काला, काला हो जाता है। काला। काला। अगला प्रश्न देखेंगे, आइसक्रीम। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है। आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है। आइसक्रीम, आइसक्रीम उदाहरण है किसका? निलंबन का। आइसक्रीम निलंबन का उदाहरण है। सस्पेंशन। आइसक्रीम निलंबन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, होने वाले सोडे का रासायनिक, होने वाले सोडे का रासायनिक नाम। होने वाले सोडे का रासायनिक नाम। होने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पौधे की आयु का मापन। पौधे की आयु जो मापते हैं, पौधे की जो आयु मापते हैं, माप, मापन जो किया जाता है, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। यानी कि उसकी तना जो होता है, पौधे की जो तना होता है, काला दिखता है। पौधे की जो तना होता है, रिंग टाइप का जो होता है, पौधे की तना गोल गोल होता है, पौधे की जो तना होता है, उसे गिन कर उसे क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। वलय कहते हैं। वलय। वलय कहते हैं। उसे गिन कर, उसे गिन कर पौधे की आयु का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए, जीवाश्म की, पौधे की आयु कैसे निर्धारित किया जाता है? तो तने की वलय को गिनकर, तने के वलय को गिनकर। कुमारी माया जी, कमेंट लेट जाता है। कमेंट में 2-4 सेकंड का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, हम कमेंट देख लेते हैं। वो हो जाएगा सही, थोड़ा है ओएस प्रॉब्लम है, हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? यानी कि जीवाश्म का जो आयु निर्धारित करते हैं वो किस पद्धति के द्वारा? जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं किस पद्धति के द्वारा? तो C14, कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति। अगला प्रश्न है, वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वो कौन सा रासायनिक तत्व है? तो तत्व का नाम बताना है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। प्रोटीन को चिन्हित करता है, राजनंदिनी जी, C14 पद्धति। सही है आपका आंसर, C14। अगले प्रश्न पे आइएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। सल्फर। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या होता है? वातावरण यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2,
CO2 की जो बढ़ोतरी होती है वह किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण। यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ती जा रही है उसका कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यानी कि थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर, उसमें पारा पारा जो है उसका उपयोग किया जाता है, क्यों? थर्मोमीटर में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि थर्मामीटर जो है कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर में जो ये पारा है, पारा, वह थर्मामीटर का जो कांच होता है उसके दीवार से नहीं चिपकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि सही है आपका आंसर। अगले प्रश्न पे आइएगा। थर्मामीटर में थर्मामीटर में पारा जो भरा जाता है वो उपयुक्त क्यों है? क्योंकि कांच के दीवारों से नहीं चिपकता है और यह दिखने में चमकीला है। दिखने में चमकीला है, वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। देखने में यह चमकीला है, पारा जो है देखने में चमकीला है और थर्मोमीटर के कांच के दीवार से नहीं चिपकता है और यह आसानी से देखा जा सकता है, यानी इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी वस्तु को जब चंद्रमा पर ले जाते हैं, पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होता है? भार घट जाता है, भार घट जाता है। पृथ्वी पर होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 हो जाता है भार। अरुण शर्मा जी, जय हिंद आपको भी। चलिए जुड़ जाइए और देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होता है? भार घट जाता है, भार घट जाता है। चंद्रमा पर, पृथ्वी पर अगर भार अगर 6 है, पृथ्वी पर अगर भार भार अगर 6 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 6 का 1/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस प्रकार में सॉरी किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है? लघुत्तम यानी कि कम, कम तरंग दैर्घ्य होता है। किस प्रकाश में कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी। और सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक, अधिक जो होगा, अधिक जो हो जाएगा वो किस में? लाल में। सबसे अधिक लाल में हो जाएगा, सबसे अधिक लाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? पानी का घनत्व कैसा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का जो घनत्व होता है उसके तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो उच्च होता है। पानी का घनत्व अधिक होता है और बर्फ का कम। क्लास का टाइम 9:15 पर है। 9:15 से लाइव हो जाता है क्लास। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर ताप मापने की एसआई इकाई। ताप जो मापते हैं उसका एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई यानी कि ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, केल्विन, केल्विन। ये क्वेश्चन बैंक का लास्ट प्रश्न था।